नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। जी हाँ, मैं पिछले कई महीनों से मैं और आप नामक शीर्षक के अंतर्गत जीना इसी का नाम है टाइटल से कुछ वीडियो शेयर करती हूँ। और जैसा कि यदि आपने मेरे पहले वीडियोस देखे हों तो आपको पता होगा, जीना इसी का नाम में मैं ऐसे लोगों का चुनाव करती हूँ जो अपने चाइल्डहुड में या एडोलेसेंस में या बिल्कुल आँख खोलते ही बचपन से ही अभावग्रस्त थे, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से सक्षम नहीं थे, कमज़ोर थे, या फिर पैसे की बहुत कमी थी, अभाव था, फेल्योर इन लव थे, फेल्योर इन सक्सेस थे, हर चीज़ में उन्हें असफलता मिल रही थी। लेकिन उनका जज्बा देखने लायक था। उनमें ऐसी दृढ़ शक्ति और विश्वास था कि वो ज़मीन से उठ के जाने कहाँ पहुँच गए और एक दो नहीं हजारों लोगों के प्रेरणा स्रोत भी बने और कई सम्मानित पदों पे वो रहे भी और कई सम्मान से वो नवाजे भी गए। तो मैंने भी एक ऐसे ही व्यक्ति, नौजवान की कहानी आपको लेकर के आई हूँ, जिनका नाम है मोहम्मद बाकिर बयानी। जी हाँ, ये शरणार्थी और समाज सेवी भी हैं। कैसे समाज सेवी बने ये मैं आपको बताती हूँ। तो क्या है कि अफ़गानिस्तान में ऐसा भी था कि जब बहुत ज़्यादा तालिबान और अन्य संगठन बहुत सक्रिय हो रही थी और अपने दूसरे समुदाय के लिए बहुत हिंसक थी, मार धाड़ करना, लूटपाट करना, बेसहारा कर देना, ये करके वो लोगों को बहुत ज़्यादा तंग करती थी। और ये भी बहुत बार ये सोचते थे, अपने बिल्कुल बचपन में ही सोचते थे, जब थोड़ा सा वो उनको समझ में आने लगा था, 12-14 साल के थे, तभी इनको यही सुनना पड़ता था कि ये तो शरणार्थी है। और वो सोचते थे कि मैं किस तरीके से कहाँ पर रहूँ, या तो मेरे जहाँ बाप दादा रहे हैं, जिन्होंने पूरी पुरखे जो हैं पूरी ज़िंदगी वहाँ गुजार दी है, मैं उस स्थान को अपना कहूँ, या फिर मैंने जहाँ पहली बार अपना आँख खोली थी, जन्म लिया था, उस स्थान को लूँ, या प्रेजेंट में मैं जहाँ रह रहा हूँ उसको कहूँ। अब वो कंफ्यूज्ड थे और लोग बार बार उनको यही कहते थे, धता बता देते थे कि अरे ये तो शरणार्थी है, ये पढ़ लिख नहीं सकता है, इसको पढ़ने की सुविधा ना दी जाए, इसको नौकरी की सुविधा ना दी जाए। वो किसका दामन थामे ये उन्हें समझ में नहीं आता था। खैर, फिर बाकिर के माता पिता ने ये सोचा कि यहाँ पे तो बहुत तानाशाह और बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो उन्होंने अफ़गानिस्तान को छोड़ करके उन्होंने पाकिस्तान के क्वेटा में शरण ली। लेकिन वहाँ भी बहुत दिनों तक वो कामयाब नहीं रह पाए, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने मसाले बेचने शुरू किए, लेकिन सौभाग्य से अच्छा हुआ, उनका भाग्य चमका और मसाले की दुकान चल निकली और काफ़ी पैसा भी उन्होंने बटोर लिया। लेकिन दुर्भाग्य ने साथ नहीं छोड़ा। चूँकि ये दूसरे समुदाय से ताल्लुक़ रखते थे, तो यहाँ तालिबान लोगों ने उनकी दुकान पे, आसपास पे और जो भी लोग थे दूसरे संगठन और समुदाय के, उनमें ताबड़तोड़ धुआंधार उनका लूटपाट और ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 7 गोलियां इनके पिता को लगी। और वो मात्र उस समय 14-15 साल के थे। जी धक हो गया। और इसके नीचे 4-5 और भाई बहन थे। अब क्या होगा, कौन कमाएगा, कौन खाएगा? एक जो रीढ़ की हड्डी थी परिवार में कमाने के लिए, वो पिता नहीं रहे, बेसहारा छोड़ गए और खुद हम शरणार्थी के रूप में रह रहे थे। अब हम कहाँ जाएं? खैर, कैसे कैसे उन्होंने अपने को चरमपंथियों से बचाया और ये कह करके कि एक हंसता खेलता परिवार ख़त्म हो गया है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन मैं इनको दर दर की ठोकरें नहीं खाने दूंगा, मैं अपने आँखों के सामने इनको शरणार्थी घोषित नहीं करने दूंगा। और फिर वो उन्होंने सोचा कि हम वापस क्योंकि क्वेटा से अफ़गानिस्तान को चले जाते हैं। तो ऐसा करके वो अफ़गानिस्तान लौटे, मगर जड़ों से उखड़े लोगों के भी साथ पुरानी ज़मीन कहाँ साथ देती है, उनके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं था। और ये कह के दुत्कारते रहे कि जब तुम्हारे पिता थे तब किस ज़माने में वो
चले गए, 10-20 साल वहाँ, 10-12 साल वहाँ पे गुजारा उन्होंने, तो अब तुम्हारे यहाँ ज़मीन का क्या वास्ता है। लेकिन फिर भी किसी तरीके से वो कुछ साल रहे, 17-18 साल के उम्र के हुए, तब वहाँ 4-5 साल वहाँ पे रहे, 18-19 साल के हो गए। लेकिन धमकियाँ उनको मिलती रहीं कि कभी भी आपको ये स्थान छोड़ के जाना पड़ेगा। तो फिर सलाह मशवरा माँ से करके और भाई बहनों को लेकर के उन्होंने इंडोनेशिया जाने का प्लान किया। इंडोनेशिया वो पहुँचे, बॉरिक और उनका परिवार वहाँ पे पहुँचे अपने छोटे भाई बहनों को लेके। उस समय मात्र वो 18 साल के थे। फिर 18 साल के और भाई बहन, छोटे भाई बहन और माँ को संभालना, एक लोगों को संभालना, इतने लोगों को, जैसे वो बचपन में ही या युवा में ही वो बहुत बुज़ुर्ग वो हो गए थे। खैर किसी तरीके से फिर से वो अफ़गानिस्तान जाने के लिए सोचने लगे बेचैन, क्योंकि वहाँ पर भी उनका गुजारा नहीं हो पाया। तब क्या हुआ कि एक तस्कर ने, वहाँ के इंडोनेशिया के तस्कर ने इनको हवाई टिकट दे दिया और उनको कहा कि आप जा कर के अपना इंडोनेशिया पहुँच कर के पहला एहसास यही हुआ कि हम तालिबान से आज़ाद हो गए हैं और हम सबकी जान बच गई। मतलब ये मैं अफ़गानिस्तान की बात बता रही हूँ, जब ये तस्कर ने उनको टिकट दी थी वहाँ से, क्वेटा से इंडोनेशिया पहुँचने पे। लेकिन वहाँ का भी उन्हें मतलब अच्छा नहीं था, और वहाँ पे एक शरणार्थी के रूप में बहुत दिन तक रहने के बाद भी वहाँ पर जो 1951 के जो शरणार्थी सम्मेलन के जो कि वो सदस्य नहीं थे, इसलिए बाकिर को भी काफ़ी मुश्किलें पेश आईं। वह न तो किसी स्कूल कॉलेज में प्रवेश कर सकते थे और न ही कोई उनको नौकरी दिला सकता था। तो इंडोनेशियाई कानूनों के तहत वे वहाँ एक से दूसरे शहर में भी नहीं घूम फिर सकते थे और न ही वहाँ पे शादी करके कोई स्थायी संपत्ति के मालिक बन सकते थे। मगर बाकिर निराश नहीं हुए और कुछ सकारात्मक सोच उन्होंने सोच रखा था कि मैं कुछ करूँगा अपने शरणार्थी भाइयों के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि एक ऑस्ट्रेलियाई दोस्त की मदद से हेल्प से उन्होंने रिफ्यूजी ऑफ इंडोनेशिया प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इंडोनेशिया में रिफ्यूजी ऑफ इंडोनेशिया प्रोजेक्ट की शुरुआत की और इसके तहत उन्होंने शरणार्थियों के इंटरव्यू लिए, फ़ोटोज़ ली, उनके बारे में जाना, कितने दिनों से रह रहे हैं, और ये सब उन्होंने ऑनलाइन शेयर किया। इससे क्या हुआ कि इस मुहिम में उनको इतनी ज़्यादा सफलता मिली कि अस्पताल में फंसे हुए लोग और जो शरणार्थी फुटपाथ पे रह रहे थे उनको सरकार से मदद मिल गई और वह अल जजीरा, द जकार्ता पोस्ट और द जकार्ता ग्लोब के लिए फ्रीलांसिंग भी करने लगे, यानी उनको सफलता मिली। लोग जो शरणार्थी थे वो उनसे सलाह मशवरा लेते थे और उनके संगठन में शामिल हो गए। फिर सन 2017 में, जबकि ये बहुत बड़े नहीं थे, तब क्या है, उन्होंने हेल्प फॉर रिफ्यूजी केंद्र की शुरुआत की और आज ये 200 से भी अधिक समर्पित संगठन है जो कि इंडोनेशिया में, खासकर जकार्ता में 12 देशों के हजारों शरणार्थियों को न सिर्फ बुनियादी शिक्षा इन्होंने दी, बल्कि उनके स्किल्स को भी, जो जैसा जिसमें कुशल था, जो कौशल उनको आता था, जो उनकी पसंद का था, जो वो कर सकते थे, इसको उन्होंने प्रमोट किया। और इंडोनेशिया सरकार ने संस्था के कार्यों को देखते हुए भी इसको रिकॉग्नाइज कर दिया, पंजीकृत कर दिया, यानी रजिस्टर्ड कर दिया। अब जकार्ता के हजारों शरणार्थियों को ये भी उम्मीद हो गई और शरणार्थियों में उम्मीद की रोशनी लाने में जुटे हुए बाकिर आज भी कहते हैं कि मैं एक समान ज़िंदगी चाहता था, मैं बहुत तामझाम वाली ज़िंदगी नहीं चाहता था, क्योंकि वो मुझे मिलने से रही, वो मुझे मिलेगी नहीं, लेकिन मैंने ज़िंदगी से पहले मौत को जाना है और कई बार जाना है, और इसी मौत के जो करीब मैं आया था, इसी ने मुझको इतना साहसी बना दिया कि आज हजारों की तादाद में शरणार्थी कहीं शिक्षा दे रहे हैं, कहीं ले रहे हैं, कहीं अपने हुनर को भुना रहे हैं, कहीं स्किल प्राप्त करके दूसरों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, और कितने युवक तो इनके मोहम्मद बाकिर बयानी के प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। तो हम और आप क्यों नहीं, जो भी ब्रेन है, हाथ पैर है, क्यों निराशा का दामन थामे? नहीं, कभी नहीं, हम कभी निराश नहीं होंगे और कहीं ना कहीं हम इन जैसा बनने की भी कोशिश करेंगे। कोशिश हमारी नाकामयाब कभी नहीं होगी, हम जरूर सफल होंगे।
तो मित्रों, अच्छा लगा हो तो आगे भी इसको प्रेषित करिएगा, लाइक और शेयर करिएगा। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा मांगती हूँ। नमस्कार। थैंक यू।